जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। तो आरआरबी एनटीपीसी की जो सीरीज चल रही थी नवीन सर की, उसके सेट नंबर 12 का हम सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु राज्य में जो बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित पुम्पुहार समुद्र तट है, वहाँ पर कौन सा तो उत्सव जो है वो मनाया जाता है। तो पुम्पुहार समुद्र तट पर जो है वो चैत्र पूर्णिमा मनाई जाती है। कौन सा उत्सव? चैत्र पूर्णिमा। पुष्कर मेला कहाँ पर लगाया जाता है? तो ये राजस्थान में लगाया जाता है। चरक पूजा ये पश्चिम बंगाल में। गंगा सागर मेला कहाँ पर लगाया जाता है? तो ये पश्चिम में जो त्यौहार है वो मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में तमिलनाडु की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो मोरगाजी महोत्सव है ये मनाया जाता है। महामहिम उत्सव जो कि 12 साल में एक बार लगता है। जैसे अपना अर्ध महाकुंभ लगा था, महाकुंभ लगता है, इसी तरीके से यहाँ पे तमिलनाडु में महामहिम उत्सव लगता है। आदि पेरक्कू की बात कर लेते हैं तो ये भी तमिलनाडु में लगता है, जो कि कावेरी नदी के मानसून को समर्पित होता है। किसको? कावेरी नदी को मानसून को समर्पित। तिरुवायरु उत्सव भी कहाँ मनाते हैं? तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चांगसांग नृत्य की चांग जनजाति द्वारा नाक्युलम त्योहार, कौन सा? नाक्युलम त्योहार के दौरान प्रदर्शित किया जाता है। तो ये चांग सांग नृत्य जो है वो कहाँ का है? तो ये है नागालैंड का। कहाँ का है? नागालैंड का। जिसमें यांग, गमा, ठीक है, ये सांग, ये भी जिसमें देखें तो नागालैंड सीधे चले जाना। 98% आपको वहीं का करेक्ट आंसर मिलेगा। ठीक है, जैसे जेलियांग है, चोंग है, चोंग यांग, सांग, ठीक है, रेंगमा, गमा, ठीक है, ये सभी कहाँ के मिलेंगे? नागालैंड के मिलेंगे। सदल केनाई मोड से, ठीक है, जो नाग है वो मुड़ मुड़ के चलता है ना, तो मोड से इससे संबंधित हो गया। चोंग और खेबा नृत्य ये सभी कहाँ के हैं? ये सभी जो हैं वो नागालैंड के नृत्य हैं। झारखंड की बात कर लेते हैं तो फगुआ और भदूरिया, कौन से? फगुआ और भदूरिया जो नृत्य हैं ये झारखंड के हैं। ठीक है, उड़ीसा की बात कर लेते हैं तो रंगवती और ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट कहाँ का है? उड़ीसा का। और रंगवती, रंग ब्लैक एंड वाइट कहाँ का है? उड़ीसा का। रंग जो था वो उड़ गया, क्या बचा? ब्लैक एंड वाइट रंग उसका बचा। ठीक है, छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं तो पंथी, पंथी के कितने पंख थे? तो 36 पंख थे। और किसके थे? सुआ के। सुआ किसको बोलते हैं? तोता को बोलते हैं। तो पंथी और सुआ ये कहाँ के हैं? ये छत्तीसगढ़ के हैं। खम्बा थोइबी की बात कर लेते हैं तो खम्बा थोइबी ये कहाँ का है? ये कला है। किसकी? कला, कला बोलते हैं। ठीक है, और किसकी कला होती है? जैसे कुछ भी कोई मार्शल आर्ट होती है ना, उसकी एक कला को बोलते हैं। तो खम्बा थोइबी ये कहाँ का है? ये थांगटा का एक कला रूप है। और थांगटा कहाँ मनाया जाता है? ये मणिपुर में मनाया जाता है। परिखंडा की बात कर लेते हैं, ये बिहार का है। सरित सरक ये मणिपुर का है। मुट्ठी युद्ध ये कहाँ का है? ये है वाराणसी का। कलारीपयट्टू केरल का है, जिसके लिए विद्युत जामर बहुत ज़्यादा फेमस है। गनका ये पश्चिम बंगाल का है। पेंका अखाड़ा ये उड़ीसा का है। ठीक है, एक बार इनको देख लेना है बस। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो इनके द्वारा आई डू व्हाट आई डू, कौन सी? आई डू व्हाट आई डू, इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई। वैसे तो इनकी अन्य पुस्तकें भी हैं, द थर्ड पिलर भी इनके द्वारा ही लिखी गई है। और वैसे जब ऑप्शन में आता है ना, तो ऑप्शन में ये वाला था आई डू व्हाट आई डू, ये इनकी पुस्तक है। और ये भी है द थर्ड पिलर। द अनसीन इंडिया गांधी ये किसकी है? तो ये है केपी माथुर की। किसकी है? केपी माथुर की। द अनसीन इंडिया गांधी। द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस किसकी है? तो अरुंधति रॉय की। इनकी पुस्तकें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, आपको ये सभी याद रखनी है। द फ्यूचर ऑफ इंडिया ये किसकी है? ये बिमल जालान की है। ओवरड्राफ्ट उर्जित पटेल की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। जितने भी सीजीआई है अपने भारत के, उनकी जो फेमस पुस्तकें हैं उनको याद रखना है आपको। फोर्क्स इन द रोड, फोर्क्स इन द रोड ये किसकी है? सी रंगराजन की है। ये भी सीजीआई के पद पर रह चुके हैं। ठीक है, सॉरी सीजीआई नहीं, आरबीआई के गवर्नर, जो आरबीआई के गवर्नर हैं ये भी रहे हैं। उर्जित पटेल भी रहे हैं, रघुराम राजन भी रहे हैं आरबीआई के गवर्नर। ठीक है, और माई डेज एट आरबीआई ये भी किसकी है? ये भी सी रंगराजन की है। ये भी आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। सीजीआई होते हैं उसमें उच्चतम न्यायालय में। ठीक है, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाते हैं? तो ये कब मनाते हैं? 23 अप्रैल को मनाते हैं। क्या? वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। जैसे आप किसी के भी यूट्यूब
वीडियो को उठाकर आप अपने यूट्यूब वीडियो में डालते हैं तो कॉपीराइट लग जाता है, यानी किसी और की चीज़ जो है वो आपने अपने यूट्यूब पर डालें तो उस पर जो है वो कॉपीराइट लग जाता है। यूनेस्को द्वारा 2025 में वर्ल्ड कैपिटल बुक किसको घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है रियो डी जिनोरियो को। किसको? रियो डी जिनोरियो को। 2024 में किसको? स्ट्रासबर्ग फ्रांस को। 2026 में किसको? तो ये रबात मोरक्को में वर्ल्ड कैपिटल जो यूनेस्को द्वारा होगा ना बुक का, वो किया जाएगा। 5 अप्रैल को क्या मनाते हैं? तो समुद्री दिवस मनाते हैं। इंटरनेशनल खेल दिवस जो है वो 6 अप्रैल को मनाते हैं। 7 अप्रैल को क्या बताया था हमने? स्वास्थ्य दिवस बनाया था। 7 अगस्त को क्या बताया था हमने? कल भाला फेंक दिवस बताया था। 17 अप्रैल को क्या मनाते हैं? तो इंटरनेशनल हीमोफीलिया दिवस जो है वो 17 अप्रैल को मनाते हैं। लीवर दिवस कब मनाते हैं? तो 19 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को मनाते हैं। मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है। मार्च को क्या मनाते हैं? जल दिवस 22 मार्च को। अप्रैल को क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस। और जैव विविधता दिवस जो है वो 22 मई को मनाते हैं। 29 अप्रैल को क्या मनाते हैं? इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेशनल नृत्य दिवस जो है वो 29 अप्रैल को मनाया जाता है। बुकर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? तो ये अरुंधति रॉय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इन्हें 1997 में ऑस्कर अवार्ड जो है, सॉरी ऑस्कर नहीं, बुकर अवार्ड जो है वो इन्हें मिला था। किसको? अरुंधति रॉय को। ठीक है। कब? 1997 में। अब तक कुल 5 लोगों को जो है, कुल 5 भारतीयों को जो है ऑस्कर बुकर अवार्ड जो है वो मिल चुका है। ठीक है। पहले है वीएस नॉयपॉल, इन्हें 1971 में मिला था। इन्हें फ्री स्टेट के लिए ये पूछी जाती हैं, ऑस्कर अवार्ड के लिए किसको नामित किया गया है? ठीक है। ये पुस्तकें हैं। तो सलमान रश्दी की बात कर लेते हैं। तो मिडनाइट चिल्ड्रन जो है वो किसकी? सलमान रश्दी की है। और इन्हें 1981 में बुकर अवार्ड जो है मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए दिया गया था। 2006 में किरण देसाई को दिया गया है इनहेरिटेंस ऑफ लेस के लिए। ये जितनी भी पुस्तकें हैं ना, वाइट टाइगर अरविंद अडगा की है। किसकी है? अरविंद अडगा की है। 2008 में इन्हें बुकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये पुस्तकें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, 5 पुस्तकें, यानी कि इनको आपको याद रखना ही है। वाइट टाइगर अरविंद अडगा, इनहेरिटेंस ऑफ लेस किरण देसाई की 2006 में, मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रश्दी की और भी पुस्तकें हैं। ठीक है। वीएस नॉयपॉल की इनफ फ्री स्टेट। अगर बुकर अवार्ड की बात कर लेते हैं तो 1969 में बुकर अवार्ड की शुरुआत होती है। ठीक है। इंटरनेशनल बुकर अवार्ड की शुरुआत कब हुई है? देखो, एक होता है बुकर, एक होता है इंटरनेशनल। बुकर अवार्ड की शुरुआत आ जाए तो 1969 में जाएंगे, और इंटरनेशनल बुकर अवार्ड की बात आ जाए तो 2005 से शुरू होती है। अगर ऐसे कौन है जिन्हें 2022 में इंडिया की गीतांजलि श्री को मिला था? कौन सा? इंटरनेशनल बुकर अवार्ड। किसके लिए? द टॉम ऑफ सैंड के लिए। किसके लिए? द टॉम ऑफ सैंड के लिए। भारत के पहले बीम वेपन काली 5000 को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये किया गया है किसके? DRDO और BARC के द्वारा। ठीक है। कौन? पहला बीम वेपन काली 5000। संस्थान और शहर की बात कर लेते हैं तो आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? आलू किसके साथ में मनाई जाएगी? शिमला मिर्च के साथ में मनाएगी। चमड़ा से चेन्नई याद रखेंगे। शुष्क क्षेत्र जयपुर वाला जोधपुर में, जयपुर से जोधपुर। ठीक है। औषधि कहाँ बनती है? तो लखनऊ में सबसे ज़्यादा बनती है। गन्ना अनुसंधान लखनऊ में। गन्ना प्रजनन की बात कर लेते हैं तो ये कोयम्बटूर में। दलहन के लिए ये किसको जाना जाता है? तो कानपुर को। चीनी के लिए ये भी जाना जाता है कानपुर को। वन और पेट्रोलियम के लिए किसको जाना जाता है? तो देहरादून को जाना जाता है। जूट की बात कर लेते हैं तो ये कोयम्बटूर। तंबाकू के लिए किसको जाना जाता है? तो राजमुंदरी को जाना जाता है। नीरी के लिए किसको जाना जाता है? तो नागपुर को ये जाना जाता है। खाद्य प्रौद्योगिकी की बात कर लेते हैं तो मैसूर को जाना जाता है। चावल के लिए कटक और दलहन के लिए कानपुर। नारियल के लिए कासरगोड को जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय विकास परिषद कब स्थापित हुई थी? तो ये होती है 6 अगस्त 1952 को केसी नियोगी की सिफारिश पर, जिसके पहले अध्यक्ष हैं कौन? फर्स्ट वित्त कमीशन के अध्यक्ष बनते हैं कौन? केसी नियोगी। ठीक है। इनकी सिफारिश पर, किसकी? केसी नियोगी की सिफारिश पर जो है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना होती है 1952 में। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के? तो खुद स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। इसकी स्थापना जो है
वो योजना आयोग की स्थापना जो है ये इसकी जगह पर कौन आता है? तो योजना आयोग पहले था, 1950 में इसको बनाया गया था योजना आयोग को, ठीक है। फिर 2014 में इसको निरस्त करके इसी की जगह पर नीति आयोग आता है। कब? 2014 में, ठीक है। इसी को ख़त्म करके नीति आयोग लाया जाता है। 2014 में इसको ख़त्म कर दिया जाता है, नीति आयोग आता है। और इसके अध्यक्ष भी कौन है? तो पीएम मोदी होते हैं, ठीक है। भारत का थिंक टैंक किसको कहते हैं? तो भारत का थिंक टैंक नीति आयोग को कहते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत की शक्तियों, प्राधिकरण और उत्तरदायित्व से संबंधित है? तो देखो, अगर सिर्फ पंचायत आती है तो 40 आर्टिकल पर जाएंगे, लेकिन अगर उनकी शक्तियों और उत्तरदायित्व से संबंधित है तो 243 जी जो है वो पंचायत की शक्तियों से संबंधित है। पंचायत से और ए से लेकर 243 ए से लेकर 243 ओ तक जो है वो पंचायत का वर्णन है। पंचायत की परिभाषा किस में है? तो आर्टिकल 243 में है। ग्राम सभा किस में है? आर्टिकल 243 के क्लॉज नंबर ए में है। बी में उसका गठन है, सी में उसकी संरचना है, डी में उसका आरक्षण है और के में पंचायत के चुनावों का वर्णन किया गया है, ठीक है। और जी में क्या है? पंचायत की शक्तियाँ, प्राधिकरण और उत्तरदायित्व से संबंधित है। किसका संबंध भारतीय संविधान के 73वें संशोधन से है? तो 73वां संविधान संशोधन जो है ये किससे है? तो ये पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। भाग 9 में इसका वर्णन है, किसमें? पंचायतों का, ठीक है। 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होता है 1992 में और पीवी नरसिंह राव के कार्यकाल में ये होता है 73वां संविधान संशोधन। इसमें क्या होता है? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय थे? तो कुल 29 विषय थे। किसमें? 11वीं अनुसूची में, ठीक है। संशोधन कौन सा है? 73वां। अनुसूची कौन सी है? 11वीं, ठीक है। भाग कौन सा है? 9वां। ऐसा मत करना कि अनुसूची आप 9 जोड़ दो, ठीक है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से है। भाग अलग होते हैं, अनुसूची अलग होती है, संविधान संशोधन अलग होते हैं, ठीक है। 74वां संविधान संशोधन जो कि नगर पालिकाओं के लिए जोड़ा गया था। नगर पालिका में कुल कितने विषय हैं? तो 18 विषय हैं। और नगर पालिका कौन सी अनुसूची में है? ठीक है, तो ये 12वीं अनुसूची में। नगर पंचायत जो है वो 11वीं अनुसूची में, नगर पालिका जो कि 12वीं अनुसूची में है। नगर पंचायत 9वें भाग में है और नगर पालिका जो है वो 9 के क्लॉज नंबर ए में वर्णित है, ठीक है। नगर पंचायतों के लिए 73वां संविधान संशोधन हुआ था और नगर पालिकाओं के लिए 74वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है? तो त्रिस्तरीय प्रणाली जो कि बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज आई थी, ठीक है। और अशोक मेहता कमेटी के द्वारा जो है वो 2 स्तरीय आई थी। बलवंत राय मेहता कमेटी की बात कर लेते हैं तो 1957 की इसकी रिपोर्ट सौंपी जाती है और अशोक मेहता जो कि 2 स्तरीय है, इसकी रिपोर्ट जो है वो 1978 में सौंपी जाती है। ऐसे याद रख लो, त्रि का मतलब होता है 3, त्रिस्तरीय 3। कौन? बलवंत राय, इसमें ज़्यादा वर्ड है, अशोक में कम है तो इसमें 2 स्तरीय, ठीक है। ग्राम, ब्लॉक और जिला ये त्रिस्तरीय पंचायती राज में थी, ठीक है। इसमें क्या शामिल नहीं था त्रिस्तरीय पंचायती राज में? तो तहसील स्तरीय पंचायत जो है इसमें शामिल नहीं थी। कौन से? ग्राम, ब्लॉक और जिला, ठीक है। इनको ही याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि त्रिस्तरीय पंचायती राज जो है वो कौन सी कमेटी के द्वारा लाई गई थी? तो बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा इसको सौंपा गया था। मराठों ने किस वर्ष अहमद शाह अब्दाली को पराजित होकर सत्ता खो दी थी? तो अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी थी कौन से युद्ध के समय? तो ये होता है 1761 का। कौन सा? पानीपत का तृतीय युद्ध, जिसमें मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में युद्ध होता है। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में, जबकि पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा जाता है, जिसमें इब्राहिम लोदी का खात्मा हो जाता है और लोदी वंश की समाप्ति होती है और गुलाम वंश और बाबर जो है मुगल वंश, यहाँ पे गुलाम वंश का खात्मा होकर जो है वो मुगल वंश की स्थापना होती है 1526 में, ठीक है। फिर और बाबर इसमें जीत जाता है। इसके बाद में पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है जो कि अकबर और हैमू के बीच में होता है। कब? 1556 में, जिसमें अकबर की जीत होती है और हैमू जो है वो हार जाता है। फिर 1761 में
अकबर के पानीपत के तृतीय युद्ध होता है जो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है। मराठा में सदाशिवराव और विश्वासराव थे। कौन? सदाशिवराव और विश्वासराव थे मराठा की तरफ से, जबकि अहमद शाह अब्दाली जो है वो अलग था, और ये जीत जाता है कब? 1761 में। किसने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की सह स्थापना की और ब्रह्म समाज का गठन किया? तो ब्रह्म समाज जो है ये 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापना की जाती है ब्रह्म समाज की, ठीक है। और राजा राम मोहन राय के द्वारा ही 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना होती है। कहाँ पर? कलकत्ता में। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता में होती है, और 1828 में ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो भी राजा राम मोहन राय के द्वारा होती है। यंग बंगाल आंदोलन के द्वारा शुरू किया गया था, जो 1826 में कलकत्ता आए थे, और उन्हें हिंदू कॉलेज 1817 में राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता आए थे। उन्हें हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य और इतिहास के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। तो किसको नियुक्त किया गया था? ये हेनरी लुई विनियन डेरोजियो को हिंदू कॉलेज में इसकी स्थापना 1817 में राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता में होती है। इन्हें अंग्रेजी साहित्य और इतिहास के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है, हेनरी लुई विवियन डेरोजियो को, ठीक है। और इन्हें 1826 से लेकर 31 तक हिंदू कॉलेज में अध्यापक के रूप में चुना जाता है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा होती है। किसकी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा होती है। प्रार्थना समाज की बात कर लेते हैं, तो इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा होती है। और क्यों होती है? तो जिसे सामाजिक और धार्मिक सुधार के लिए काम करने वाली एक संस्था के रूप में मान्यता दी गई थी, की स्थापना 1867 में होती है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा बॉम्बे में की जाती है। रामकृष्ण मिशन की बात कर लेते हैं, तो 1899 में इसकी स्थापना होती है रामकृष्ण मिशन की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो स्वामी विवेकानंद के द्वारा की जाती है। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो रामकृष्ण थे, और रामकृष्ण मिशन ही इन्होंने शुरू किया था, स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है। विवेक किसके अंदर था? तो राम के अंदर था। किसके अंदर था? राम के अंदर था, ठीक है। राजा राम मोहन राय, राजा राम जो हैं, देखो राम तो इसमें भी है, लेकिन जो बड़े हैं, ठीक है, जो बड़े हैं उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो बड़े कौन थे? ब्रह्मा जो हैं वो बड़े थे, इसलिए राजा राम मोहन राय उनके द्वारा होती है। विवेक किन के अंदर था? तो राम के अंदर था। प्रार्थना हम कहाँ से करते हैं? तो प्रार्थना जो है वो हम आत्मा से करते हैं। कहाँ से करते हैं प्रार्थना? तो प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग से। पूना सार्वजनिक सभा की बात कर लेते हैं, तो एम.जी. रनाडे के द्वारा इसकी स्थापना होती है 1870 में। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले के द्वारा होती है 1873 में। देव समाज की स्थापना 1897 में शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा होती है। वेद समाज की स्थापना 1864 में केसी सेन के द्वारा होती है। आर्य समाज, आर्यों के अंदर क्या थी? दया थी। तो आर्य समाज जो है वो 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा होती है। धर्म समाज की बात कर लेते हैं, तो 1829 से 30 तक राधाकांत देव के द्वारा इसकी स्थापना होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 1896 में महर्षि घोड़ों केशव कार्वे ने विधवाओं और अन्य महिलाओं को शिक्षित करने के लिए एक आश्रम की स्थापना की थी, क्योंकि वे शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण में विश्वास रखते थे। तो महर्षि घोड़ों केशव कार्वे ने कहाँ पर शिक्षित करने के लिए एक आश्रम की स्थापना की थी? किसने? केशव कार्वे ने, ठीक है। कब? 1896 में। ये पूना में की थी। कहाँ पर? पूना में। इन्होंने SNDT पहली महिला यूनिवर्सिटी जिसको मानते हैं हम, और इसकी स्थापना जो है SNDT की 1916 में होती है, जिसे पहली महिला यूनिवर्सिटी के रूप में दर्जा दिया गया था। महर्षि केशव कार्वे ने 1896 में महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए पूना में इसकी स्थापना करते हैं। रोहिंग्या किसकी एक जातीय समुदाय है? तो रोहिंग्या जो है वो म्यांमार की एक जातीय समुदाय है। चकमा ये बांग्लादेश की है। जुलू ये दक्षिण अफ्रीका की है। एस्किमो ये नॉर्थ अमेरिका की है। कलाहारी ये बुशमैन जो है वो कलाहारी की है। केन्या और तंजानिया की कौन सी जाति है? तो मसाई जाति है।
ईरान और इराक की बात कर लेते हैं तो बद्दू जो जातीय समुदाय है ये ईरान और इराक का है। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये चाइना है, जो कि गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादक करता है। लेकिन भारत जो है वो दूध के मामले में पहले नंबर पर है, कि जो मिल्क उत्पादन है वो भारत सबसे पहले करता है। लेकिन गन्ने के उत्पादन में बात कर लेते हैं तो अभी बताया गन्ना अनुसंधान जो कि लखनऊ में स्थित है, ठीक है। और भारत की अगर गन्ने की स्थिति की बात करते हैं तो सेकंड नंबर पर है, जबकि ब्राज़ील जो है वो पहले नंबर पर है, और ब्राज़ील कॉफ़ी में भी पहले नंबर पर आता है। फलों की बात कर लेते हैं तो चाइना पहले नंबर पर है फलों उत्पादन में, और भारत जो है वो सेकंड नंबर पर आता है। सब्जी उत्पादन में भी चाइना पहले नंबर पर है और भारत जो है वो दूसरे नंबर पर आता है। डेटम पृष्ठ के ऊपर समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो डेटम पृष्ठ से समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा जो है वो समुच्च रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? समुच्च रेखा कहलाती है। कौन सी जल निधि अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? तो 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान को निकोबार से अलग करने का काम करती है। ये आरपीएफ ने क्वेश्चन ये पूछा गया था। 8 की बात कर लेते हैं तो 8 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय को मालदीव से अलग करने का काम है। 9 की बात कर लेते हैं तो लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करने का काम लक्षद्वीप वो 9 डिग्री चैनल का है। ग्रेट चैनल की बात कर लेते हैं तो सुमात्रा आइलैंड और निकोबार के बीच में निकोबार को जोड़ने का काम करता है। हिडनबर्ग जल संधि की बात कर लेते हैं तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में होती है। 10 डिग्री चैनल की बात कर लेते हैं तो अंडमान निकोबार और द्वीप समूह को जोड़ने का काम करती है, ठीक है। 10 डिग्री जल संधि। 20 पॉइंट प्रोग्राम TPP जिसको हम कहते हैं, भारत सरकार द्वारा शुरू कब किया गया था? TPP यानी कि 20 पॉइंट प्रोग्राम ये 1975 में शुरू किया गया था। और 1975 में कौन सी 5 ईयर प्लान चल रही थी? तो 5वीं 5 ईयर प्लान चल रही थी, जिसकी समय अवधि 1974 से 1978 तक थी। और इसमें जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, जिसका लक्ष्य 4.4 रखा गया था। और प्राप्त कितना हुआ था? तो 4.8% जो है प्राप्त हुआ था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। 5वीं 5 ईयर प्लान की बात कर लेते हैं तो NNP न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम इसमें शुरू किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली इसमें शुरू की जाती है। 1975 में विद्युत आपूर्ति संशोधन अधिनियम आता है। कब? 1975 में। भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत किस वर्ष होती है? तो भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में होती है। कब? 1991 में। 24 जुलाई 1991 में जो है कौन सी 5 ईयर प्लान चल रही थी? तो 8वीं 5 ईयर प्लान चल रही थी, जिसकी समय अवधि 1992 से 1997 थी। 1991 में राष्ट्रपति कौन थे जिस समय भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत होती है? तो R वेंकट रमणी जो है उस समय राष्ट्रपति के पद पर थे। PM कौन थे? तो PV नरसिंह राव उस समय प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री रह चुके थे, ठीक है। RBI की बात कर लेते हैं तो RBI के गवर्नर जो है वो S वेंकट रमन उस समय इसके RBI के गवर्नर थे। 8वीं 5 ईयर प्लान में क्या होती है? तो 8वीं 5 ईयर प्लान में सुधारों की प्रक्रिया शुरू होती है। कब सुधारों की प्रक्रिया शुरू होती है? 5 ईयर प्लान के गैप की बात कर लेते हैं तो 1866 से 69, 78 से 80 और 90 से 92। 5 ईयर प्लान में इसमें गैप रहता है। 5वीं पंचवर्षीय जो कि सिर्फ 4 साल तक चली थी, ठीक है, जिसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। कौन सी? 5वीं पंचवर्षीय योजना में 74 से 78 तक चलती है। भविष्य निधि के संदर्भ में UAN का पूर्ण रूप क्या है? तो UAN का पूर्ण रूप होता है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। जैसे PAN का होता है ना, परमानेंट अकाउंट नंबर, इसी तरीके से UAN का होता है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, जिसको हम सार्वभौमिक खाता कहते हैं, ठीक है। और पर्सनल का मतलब होता है खुद का, ठीक है। पर्सनल जो सिर्फ खुद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको जारी कौन करता है? UAN को। तो इसको जारी करने IFPO का काम है, EFPO, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इस IFPO की स्थापना 1952 में होती है और 52 का ही एक्ट था। कब? 1952 एक्ट के तहत 1952 में ही होती है। ATM में कितने डिजिट होते हैं? तो ATM में 16 डिजिट होते हैं। GST इनकी बात कर लेते हैं तो GST नंबर जो है वो 15 नंबर का होता है। आधार नंबर जो है
वो 12 नंबर का होता है। SBI के हमने बताया था कि जो SBI N000547, जिसको हम क्या कहते हैं, IFSC कोड कहते हैं, जो SBI का हमारे यहाँ का है। तो ये कितने नंबर का होता है, तो ये 11 नंबर का होता है। ठीक है, इनको याद रखना है आपको। GST इंपॉर्टेंट है कि GST कितने नंबर की होती है, तो 15 नंबर की होती है। आधार कार्ड सभी को पता है 12 नंबर का, ATM सभी को पता होता है 16 नंबर का। कंप्यूटर रजिस्टरों में MAR का पूर्ण रूप क्या होता है, तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर इसका पूर्ण रूप होता है। MDR का मतलब क्या होता है, मेमोरी डाटा रजिस्टर इसका फुल फॉर्म होता है। IR का क्या होता है, हमने AI का बताया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और IR का क्या बता रहे हैं आज, इंडेक्स रजिस्टर बता रहे हैं। MBR की बात कर लेते हैं, तो मेमोरी बफर रजिस्टर जो है इसका फुल फॉर्म होता है किसका, MBR का। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, और कमेंट बॉक्स में बता देना वीडियो आपको कैसा लगा है।